हाँ जी, आवाज़ आ रही है सबको? अच्छा, आज का हमारा टॉपिक है हीमोडायनामिक मॉनिटरिंग, ठीक है? हीमोडायनामिक का मतलब है ए टू ज़ेड जो हम पेशेंट को हेड टू टो असेस करते हैं, उससे रिलेटेड हमने पेशेंट को मॉनिटर करना है, ठीक है? आईसीपी आज का हमारा टॉपिक है। आज का हमारा टॉपिक है आईसीपी इंट्राक्रेनियल प्रेशर, ठीक है? उसकी मेजरमेंट हमने करनी है, तो उससे रिलेटेड हमारा एज अ नर्स क्या रोल है? एज अ नर्स हमारा क्या रोल है? आईसीपी क्या है? इंट्राक्रेनियल प्रेशर की मॉनिटरिंग है। आईसीयू पेशेंट्स हु हैव सस्टेन्ड हेड ट्रॉमा, जिन पेशेंट्स को हेड ट्रॉमा होता है, ब्रेन हैमरेज होता है, ब्रेन सर्जरी होती है और ऐसी कंडीशंस जिसमें ब्रेन जो है वो स्वेल हो जाता है और इंट्राक्रेनियल प्रेशर की मॉनिटरिंग की ज़रूरत होती है, ठीक है? तो इसका पर्पज़ है कि पर्पज़ ऑफ आईसीपी मॉनिटरिंग इज़ टू कंटिन्यू मेजर द सराउंडिंग ऑफ द ब्रेन, ठीक है? इफ़ द प्रेशर सराउंडिंग द ब्रेन गेट्स टू हाई, अगर जो प्रेशर है जब वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है तो it can cause decreased blood flow to the brain and potentially lead to the brain damage। जो जब प्रेशर बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है तो ब्लड सप्लाई को डिक्रीज कर देता है और डैमेज को के चांसेस बढ़ा देता है। आईसीपी मॉनिटर जो है वो यूजुअली इंसर्ट किया रहता है, इंसर्टेड बाय न्यूरोसर्जन, ठीक है? आईसीपी मॉनिटरिंग के लिए जो मॉनिटर है वो इंसर्ट किया जाता है न्यूरोसर्जन के थ्रू व्हाइल द पेशेंट इज इन द आईसीयू और ऑपरेटिंग रूम। जब पेशेंट आईसीयू में या ऑपरेटिंग रूम वगैरह में होता है फिर उसके बाद आफ्टर यूजिंग नमिंग मेडिसिन यानी कि लोकल एनेस्थीसिया जब हम दे देते हैं, द न्यूरोसर्जन मेक्स अ स्किन इncision and insert ICP monitor into the brain through a very small hole created in the skull, ठीक है? The ICP monitor is usually inserted in the left or right top front part of the brain है। Some ICP monitors can drain spinal fluid if necessary, ठीक है? Complications क्या है? Potential complication associated with the ICP monitor includes infection and brain hemorrhage है, which are very infrequent। कॉम्प्लिकेशंस इसकी क्या है कि पोटेंशियल कॉम्प्लिकेशन इसकी है कि जो है इन्फेक्शन है और ब्रेन हैमरेज हो सकता है, ठीक है? और बहुत फ्रीक्वेंट है ये। नर्सिस का रोल क्या है? आईसीपी मॉनिटरिंग में ऑप्टिमाइज करता है सेरिब्रल टिश्यू परफियन को, हमारा रोल ये है। दूसरा क्या है? प्रिवेंट करना है इन्फेक्शन को, मेंटेन करना है पेशेंट के एयरवे को, मेंटेन करना है नेगेटिव फ्लूइड बैलेंस को, प्रिवेंट करना है इन्फेक्शन से। पल्स ऑक्सीमीटर क्या है? अब हीमोडायनामिक मॉनिटरिंग जब हम करते हैं तो उसमें पल्स ऑक्सीमीटर के बगैर ये कंप्लीट नहीं होता। पल्स ऑक्सीमीटर क्या है? Pulse oximeter is the device that measures and display the oxygen arterial saturation, ठीक है? ये क्या करता है? जो ऑक्सीजन आर्टीरियल सेचुरेशन है उसको ये उसके लेवल को जो है ये मॉनिटर करता है और हमारे पास शो करता है। स्टडी इज कॉल्ड पल्स ऑक्सीमीटर, ठीक है? तो क्या है? द पल्स ऑक्सीमीटर इज अ स्मॉल डिवाइस दैट हैज टू बी इन कॉन्टैक्ट विद द स्किन डिटेक्ट द ऑक्सीजन सेचुरेशन। द डिवाइस इज यूजली प्लेस ऑन द पेशेंट्स फिंगर, ठीक है? ईयर लोब पे, टो पे, नोज पे। और पल्स ऑक्सीमीटर जो है वो गिव्स ऑफ लाइट दैट डिटरमाइन द ऑक्सीजन सेचुरेशन ऑफ द ब्लड, ठीक है? ब्रीदिंग मशीन है जिसे हम जो है मैकेनिकल वेंटिलेटर भी कहते हैं। ब्रीदिंग मशीन हेल्प्स द पेशेंट ब्रीद। इट इज़ डिजाइन टू हेल्प पेशेंट हु कैन नॉट ब्रीद एडिक्वेटली ऑन देयर ओन। द ब्रीदिंग मशीन डज नॉट फिक्स एनी प्रॉब्लम ऑफ द लंग्स। अब जो हमारा जो ये है वेंटिलेटर है ये ब्रीदिंग की प्रॉब्लम को तो सॉर्ट आउट नहीं करते, लेकिन ये करते हैं कि पेशेंट को ब्रीथ करने में हेल्प करते हैं। ये एज अ ब्रीदिंग सपोर्ट होते हैं, ठीक है? और इसमें क्या होता है कि जो लंग्स क्लैप्स होते हैं, जब पेशेंट प्रॉपरली ब्रीथ करता रहता है तो लंग्स जो है वो वापस अपनी पोजीशन में इससे आ सकते हैं। इट इज़ अ डिवाइस दैट सिंपली पुशेस एयर एंड ऑक्सीजन इनटू द लंग्स एंड विदड्रॉ कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द लंग्स। लंग्स में से कार्बन डाइऑक्साइड को निकालता है और ऑक्सीजन जो है वो उसको ये पुश करता है। लंग्स मस्ट फंक्शन इन ऑर्डर टू बी ब्रीदिंग मशीन टू बी इफेक्टिवली। लंग्स जो है उसका फंक्शन ये है कि वो जो है वो ब्रीदिंग मशीन को जो है वो अच्छा इफेक्टिवली करवा सके। ये इसका मेन पर्पज़ ये है। पर इसके लिए क्या है कि ब्रीदिंग मशीन जो है वो यूज़ की जाती है। मैंने हमारा पेशेंट कैन नॉट ब्रीथ विदाउट असिस्टेंट क्या है? इसका पर्पज़ क्या है कि ये हम तब यूज़ करते हैं जब पेशेंट जो है वो बगैर असिस्टेंस के जब ब्रीथ नहीं कर पाता, उसको सपोर्ट की ज़रूरत होती है, तब हमें वेंटिलेटर इस्तेमाल करना पड़ता है। डॉक्टर, नर्सेज एंड रेस्पिरेटरी थेरेपिस्ट ऑल वर्क to make sure our breathing machine is not used any longer than necessary, ठीक है? कि जब हमने क्या करना है कि डॉक्टर, नर्सेज और रेस्पिरेटरी थेरेपिस्ट जो हैं वो क्या वो वो सब मिलकर ये काम करते हैं और कोशिश करते हैं कि जो ब्रीदिंग मशीन है उसको हम उस वक्त तक यूज़ करें जब तक पेशेंट को ज़रूरत है। जब पेशेंट की अपनी एफर्ट नहीं आ रही तब तक हम पेशेंट को वेंटिलेटर पर रखते हैं। जैसे पेशेंट अपनी एफर्ट देना शुरू कर देता तो वेंटिलेटर को ऑफ कर दिया जाता है। The goal when a breathing machine is
फर्स्ट यूज इज टू गेट पेशेंट टू बी एबल टू ब्रीथ ऑन देयर ओन। ठीक है, गोल क्या है कि ब्रीदिंग मशीन जो है वो फर्स्ट उस वक्त यूज़ की जाए जब पेशेंट जो है वो बिल्कुल भी खुद से ब्रीथ ना कर सकता हो, सो दैट द ब्रीदिंग मशीन कैन बी रिमूव। और जब पेशेंट खुद से ऑक्सीजन लेना, खुद से सांस लेना शुरू कर देता है, अपनी एफर्ट आने लग जाती है, सेचुरेशन मेंटेन करना शुरू कर देता है, तो फिर मशीन ऑफ कर दी जाती है। उसी कॉम्प्लिकेशन क्या है, पेशेंट्स हु आर रिक्वायर्ड ब्रीदिंग मशीन सपोर्ट आर एट रिस्क टू डेवलप pneumonia. Occasionally, patients may develop a collapsed lung. Both of these complications require treatment. नर्सिस रोल क्या है, प्रमोट इफेक्टिव एयरवे क्लियरेंस। ठीक है, इसमें क्या है, नर्सिस का रोल क्या है, प्रमोट करना है कि एयरवे क्लियरेंस हो सके, प्रिवेंट करना ट्रोमा को, इन्फेक्शन को। इसमें आपने चेक क्या करना है एज अ नर्स, आपने चेक करना है वेंटिलेटर फंक्शनिंग प्रॉपरली होती रहे, ब्लॉकेज ऑफ जो एयर पैसेज है वो चलता रहे, टू मच स्पूटम या एक्सक्रीशन जो है उनसे क्लियर किया जा सके, व्हेन सेडेशन ड्रग्स आर यूज्ड, एबीडी और हाइपोक्सिया, इन सारी चीज़ों के लिए आपने सेस करना है। एबीडी रूटीन में होती है वेंटिलेटर वाले पेशेंट की, आवर्ली के हिसाब से 2 आवर्ली या 1 आवर्ली, फिर इसके अलावा सेडेशन दे रहे हैं जो भी उनका प्रॉपर यूज़ होना चाहिए, डॉक्यूमेंटेशन होनी चाहिए। अगर बहुत ज़्यादा स्पूटम है या एक्सक्रीशन है तो उसका क्लियर करना ज़रूरी है, सेक्शन वगैरह करके, ब्लॉकेज ऑफ एयरवे क्लियर करना ज़रूरी है सेक्शन करके। और वेंटिलेटर अगर अलार्म करता है, बीप करता है, उसकी प्रॉपर फंक्शनिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। कोई भी अगर ऐसा इशू आता है तो उसको केयरफुली मॉनिटर करना है। सक्शन जो है पीरियोडिकली एज पर नीड करना है, चेंज द मोड सेटअप एज एडवाइज्ड है। फिर उसके बाद है गिव सेडेटिव एज एडवाइज्ड। इन्फियन पंप क्या है, एन इंट्रावेनस infusion pump is a machine that carefully controls the rate at which IV fluid and IV medications are given। ठीक है, infusion pump क्या है कि ये एक मशीन है जो कि केयरफुली कंट्रोल करती है रेट ऑफ फ्लूइड को, इन्फ्यूजन को, और जो है वो मेडिकेशन वगैरह देने के लिए IV इन्फ्यूजन वगैरह इस्तेमाल किए जाते हैं। जैसे कि इन्फ्यूजन पंप यूज़ किए जाते हैं, जैसे कि हम आइनोट्रोप्स दे रहे हैं या कार्डियो सेलेक्टिव कोई भी ड्रग्स दे रहे हैं जो कि हार्ट रेट प्लस बीपी पे इफेक्ट करती है, तो ऐसी मेडिसिन के लिए हम इन्फ्यूजन पंप यूज़ करते हैं, ताकि जब वो मेडिसिन हम पेशेंट को दें तो उसके साथ जो है हमें हमारा मेडिसिन का रेट जो है वो कंट्रोल है। मेडिसिन का जब रेट कंट्रोल होगा तो उससे ये होगा कि पेशेंट की कोई भी एक ड्रॉप भी जो है वो एक्स्ट्रा पेशेंट के अंदर नहीं जाएगा। पर्पस क्या है, अंडर सम सर्कमस्टांसेस द रेट एट विच आईवी फ्लूइड और आईवी मेडिकेशन आर गिवन नीड्स टू बी क्लोजली कंट्रोल्ड। पर्पस हमारा ये है कि कुछ खास ऐसे सर्कमस्टांसेस होते हैं जिनमें रेट आईवी फ्लूइड का, आईवी मेडिकेशन का जो है उसको क्लोजली कंट्रोल करना जरूरी है। दीज पंप्स आर वेरी रिलायबल, ये पंप बहुत रिलायबल होते हैं। मैकेनिकल प्रॉब्लम्स आर पॉसिबल, मशीन के अंदर प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, पॉसिबल होता है बट वेरी रेयर, लेकिन रेयर होता है। रेयर इस तरह से होता है कि अगर आप केयरफुली काम कर रहे हो तो, if the IV infusion pump does not work correctly an alarm will sound। ठीक है, अगर IV infusion सही तरीके से काम नहीं करेगा तो अलार्म जो है वो बजना शुरू कर देगा। तो क्या है कि इसके लिए these pumps आर वेरी रिलायबल होते हैं। इनके मैकेनिकल प्रॉब्लम, अगर ये जो मशीन्स होती हैं, जितनी भी इस तरह के जितने भी हमारे मेडिकल गैजेट्स हैं, ये अच्छा प्रॉपरली काम कर सकते हैं तो उस वक्त तक जब तक कि इनकी कैलिब्रेशन होती रहती है। मैंने आपको लास्ट टाइम भी बताया था कि मशीनों का कैलिब्रेट करवाना बहुत ज़रूरी है, यानी कि उनके सॉफ्टवेयर जो हैं वो अपडेट हों, रिफ्रेश हों, ताकि कोई भी अगर वायरस आता है या कोई भी सेटिंग में चेंजेस आती हैं तो वो हम उसे सही कर सकें। और अगर सही नहीं चलेगी मशीन तो अलार्म बजना शुरू हो जाएगा। नर्सिस का रोल इससे रिलेटेड क्या है, आपने यूज़ करना है एसएफ की टेक्निक को और यूनिवर्सल प्रिकॉशंस को। आईवी इन्फ्यूजन जो है वो शुड बी सेट, इसके सेट होने चाहिए। सेट द फ्लो रेट एज प्रिस्क्राइब, कैलकुलेटेड द अमाउंट ऑफ द फ्लूइड है, ऑब्जर्व करना है फॉर द साइंस ऑफ इनफिल्ट्रेशन के साइंस और अदर कॉम्प्लिकेशन को, जैसे कि थ्रोम्बोफ्लेबाइटिस हो गया है, फ्लूइड का फ्लूइड ओवरलोड है, या एम्बोलिज्म है, या इलेक्ट्रोलाइट डिस्टर्बेंस है, कुछ भी, तो आपने केयरफुली उसको ऑब्जर्व करना है
और वो जो है हमारा जो इंपीरियन पंप है उसके ऊपर वो ब्लिंक करना भी शुरू कर देता है। इसके अलावा जो हमारे पास क्रैश कॉट होती है जिसे रिससिटेशन ट्रॉली भी कहते हैं, रिससिटेशन क्रैश भी कहते हैं, कॉट भी कहते हैं। ये क्या है? द रिससिटेशन कॉट कंटेन्स ऑफ ऑल द इक्विपमेंट्स नीडेड हैं, जैसे कि मेडिकेशन फॉर द एडवांस लाइफ सपोर्ट और सीपीआर के लिए, यानी कि कार्डियो पल्मोनरी रिससिटेशन के लिए हमें जितनी भी चीज़ें चाहिए वो सब की सब हमारे पास क्रैश कॉट में अवेलेबल होती हैं। आपने अपनी वार्ड में अपने हॉस्पिटल में अक्सर देखा होगा कि हमारे पास रेड कलर की, ब्लू कलर की या येलो कलर की एक क्रैश कॉट होती है। उसके अंदर जो है वो सीक्वेंस वाइज जो है वो ड्रॉ बनाए होते हैं और हर ड्रॉ में मेडिसिन रखी होती है और इक्विपमेंट्स रखे होते हैं, इंस्ट्रूमेंट्स रखे होते हैं। जैसे सबसे ऊपर लाइफ सेविंग ड्रग्स होती है, फिर उसके बाद सब सीक्वेंट होती हैं, फिर आगे इसी तरह से एम्बो बैग, एटीटी और जो है वो बैंडेजेस वगैरह, सिरिंजेस वगैरह और फोलिस कैथेटर, ये सारी चीज़ें रखी होती हैं, सीवीपी और हर तरह की चीज़ और कार्डियक टेबल वगैरह, कार्डियक बोर्ड, ताकि जब हमें सीपीआर करना पड़े तो ये सारी चीज़ें हमारे पास एट अ टाइम अवेलेबल है। इसी तरह हम एक इंक्यूबेशन ट्रॉली बनाते हैं, उसमें इंक्यूबेशन की हर चीज़ होती है, यानी कि एटीटी होती है, बैंडेज होती है, सिरिंजेस होते हैं, एम्बो बैग होता है और जेल होता है, बुजी होती है, स्टीलेट होता है, ये सारी चीज़ें अवेलेबल होती हैं। समझ आ रही है आप सबको? हाँ जी, लुबाना, सादिया, आबदा, सहर, कोई प्रॉब्लम तो नहीं? पर्पस क्या है? दिस इमरजेंसी इक्विपमेंट इज़ यूज्ड ओनली इफ द पेशेंट्स हार्ट और लंग्स स्टॉप वर्किंग। ठीक है, पर्पस हमारा क्या है कि ये इमरजेंसी इक्विपमेंट जो है ये सिर्फ उस सिचुएशन में यूज़ किए जाते हैं जब पेशेंट का हार्ट या लंग जो है वो काम करना बंद कर देता है। द कॉट इज़ ब्रॉट टू द पेशेंट्स बेड साइड व्हेन द पेशेंट्स हार्ट और लंग आर फेलिंग और हैव फेल्ड। ठीक है, क्या है कि जब पेशेंट का हार्ट या लंग जो है वो काम करना छोड़ देते हैं, फेल हो देते हैं या फेल हो जाते हैं, तब हम इनको यूज़ करते हैं। कॉट जो है ब्रॉट टू द पेशेंट्स बेड साइड, कॉट जो है वो खींच के पेशेंट के बेड साइड पे ले आते हैं ताकि हम इन सारे इक्विपमेंट्स का और सारी जो हमारे पास रिसोर्सेज हैं उनका यूज़ कर सके पेशेंट को रिवर्ट करने के लिए। और जो आप मैं तो काफ़ी ऊंचा बोल रही हूँ, क्यों नहीं आवाज़ आ रही है? और अब मैंने पूछा तो आप कह रही हो आवाज़ कम है, इतनी देर से क्यों नहीं बोली हो? हैं? इतनी देर से क्या कर रही थी? नर्सिस का रोल क्या है इससे रिलेटेड? नर्सिस ने क्या करना है? रिससिटेशन जो कॉट है उसको रेडी रखना है हर टाइम के लिए। चेक द डिवाइसेस एंड इंश्योर दैट द डिवाइसेस आर केप्ट इन चार्जिंग। जितने भी डिवाइसेस यानी कि डीफिब कार्डिक जो क्रैश कॉट होती है उसके ऊपर डीफिब भी पड़ा होता है, डिफिब्रिलेटर, तो उसको भी चार्जिंग पे रखना ज़रूरी है। इवन जो आपकी जो टॉर्च है वो भी इमरजेंसी का पार्ट होती है, टॉर्च भी आपकी रेडी होनी चाहिए, क्योंकि जो हमने पीपल डायलिटेशन वगैरह देखनी होती है, पीपल डायलेट करनी है, तो उसके लिए हमें जो है वो टॉर्च की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, टॉर्च भी हमारी हर वक्त रेडी हो और चार्जिंग पे हो। और दूसरा ये कि आपका जो डे फिब है, ईसीजी मशीन है, ये सब चीज़ें हर वक्त चार्जिंग पे होनी चाहिए। चेक द डिवाइसेस एंड एंश्योर दैट द डिवाइसेस आर केप्ट इन चार्जिंग है। चेक द इमरजेंसी यानी कि लाइफ सेविंग मेडिकेशन फॉर देयर एक्सपायरी डेट जो है वो लाजमी चेक करनी है। और इसके अलावा जो एंडोट्रे वो पड़े होते हैं जो लेरेंजोस्कोप वगैरह पड़ा होता है, उसके ब्लेड वगैरह चेक करने हैं, ब्लेड के बल्ब जल रहे हैं या नहीं, सेल चार्जिंग के हैं या नहीं, कंप्लीट सेल्स हैं या नहीं, ये सारी चीज़ें आपने चेक करनी है। इसके अलावा इसी के साथ ही हम बात कर लेंगे डिफिब्रिलेटर की। डिफिब्रिलेटर क्या है? एक डिवाइस है जो कि डिज़ाइन किया गया है इलेक्ट्रिकल करंट पास करने के लिए थ्रू अ पेशेंट्स हार्ट। ठीक है, पेशेंट के हार्ट से जो है वो करंट पास किया जाता है पेशेंट के हार्ट को। इसमें पासिंग आउट ऑफ इलेक्ट्रिकल करंट थ्रू द हार्ट इज कॉल्ड डिफिब्रिलेटर। ठीक है, अ डिफिब्रिलेटर इज डन थ्रू पैड्स प्लेस्ड ऑन द पेशेंट्स चेस्ट। ठीक है, जिस तरह से हम गाड़ी अगर नहीं चल रही होती तो हम दूसरी गाड़ी के साथ लीड लगा के उसको करंट देने की कोशिश करते हैं कि जब हम करंट दे रहे हैं तो गाड़ी एक दफ़ा चार्ज हो जाए और चल पड़े। अगर एक दो दफ़ा करंट देने से गाड़ी चल पड़ती है, स्टार्ट हो जाती है, बैटरी रीस्टार्ट हो जाती है तो ठीक है, अगर नहीं होती तो हमें बैटरी चेंज करवानी पड़ती है। तो उसी तरह ये हार्ट का है। जब हार्ट अगर नहीं प्रॉपर काम कर रहा और हार्ट की बैटरी यानी कि ऐसे जो हमारा साइनोएट्रियल नोड है अगर वो सही नहीं काम कर रहा तो वो क्या करता है कि बहुत ज़्यादा करंट दे रहा होता है। हार्ट जो है इसमें क्या होता है कि पल्सलेस एक्टिविटी और बीपीलेस एक्टिविटी हो रही होती है हार्ट की, कि हार्ट जो है वो इरेगुलरली चल रहा होता है, रेगुलर हो या इरेगुलर हो लेकिन पल्सलेस होता है, बहुत तेज़ी से चल रहा होता है, जिसकी वजह से उसकी इफेक्टिवनेस नहीं होती। तो फिर हम क्या करते हैं, बाहर से करंट दे के उसको सीज करने की और नॉर्मल रिदम पे लाने की कोशिश करते हैं। अगर तो आ जाए तो ठीक है, अगर ना आए तो फिर हमें टीपीएम
या पीपीएम डालना पड़ता है। पर्पस क्या है? डिफिब्रिलेशन इज यूज टू रिस्टोर अ पेशेंट्स हार्ट रिदम टू नॉर्मल। डिफिब्रिलेटर जो है वो यूज़ किया जाता है ताकि हम पेशेंट के हार्ट रिदम को रिस्टोर कर सके। अब नॉर्मल हार्ट रिदम जो है वो मे बी ट्रीटेड विद मेडिकेशन वाइल अदर रिदम्स नीड टू बी ट्रीटेड विद द डिफिब्रिलेशन। लाइफ थ्रेटनिंग हार्ट रिदम जो है नीड डिफिब्रिलेशन इमीडिएटली वाइल अदर हार्ट रिदम्स में भी डिफिब्रिलेटेड इन अ स्केड्यूल फैशन। ठीक है, लाइफ थ्रेटनिंग जो हार्ट रिदम होते हैं उनको डिफिब्रिलेशन की ज़रूरत होती है इमीडिएटली। लाइफ थ्रेटनिंग हो जैसे कि बीटी है या वीफिब है, ठीक है। वाइल अदर हार्ट रिदम जो है वो डिफिब्रिलेट करके स्केड्यूल जो है वो करके किया जा सकता है, यानी कि हम डिसाइड कर लेते हैं कि इसको पहले जो है क्वाड्रॉन दो या ब्रेपामिल वगैरह दो, इस तरह की मेडिकेशंस दो। अगर उससे हार्ट रेट ठीक हो जाता है तो सही है, अदरवाइज फिर हम पेशेंट को शॉक देंगे। तो उसके लिए पेशेंट को क्या करते हैं कि जो पेशेंट कॉन्शियस होता है और इलेक्टिव शॉक हम देते हैं प्लान करके, तो उसके लिए फिर हम पहले पेशेंट को सेडेट करते हैं, फिर उसके बाद हम पेशेंट को शॉक देते हैं, यानी कि पेशेंट को कुछ डोर्मिकम वगैरह लगा के फिर उसको जो है वो शॉक दिया जाता है। और इमरजेंसी सिचुएशन ऐसी होती है जिसमें ऐसी सिचुएशन जो लाइफ थ्रेटनिंग होती है वो एक इमरजेंसी सिचुएशन होती है, जैसे कि बीटी या वीफिप चल रहा है, तो उसमें हम पेशेंट को प्लान करके नहीं देते, उसमें बस हम इमरजेंसी सडन पेशेंट को शॉक दे देते हैं। ठीक है, डिफिब्रिलेशन में भी डन यूजिंग द मैनुअल। इसके लिए डिफिब्रिलेटर यूज किया जाता है या ऑटोमेटिक एक्सटर्नल डिफिब्रिलेटर भी यूज़ किया जा सकता है। ठीक है, कॉम्प्लिकेशन इसकी क्या है? डिफिब्रिलेटर पैड्स में कॉज skin irritation and leave a temporary redden area where they contact the chest। ठीक है, जो इसकी कॉम्प्लिकेशन ये होती है कि बाजू का स्किन बर्न हो जाती है, चेस्ट बर्न हो जाती है। अगर जेल टाइमली या प्रॉपरली जेल ना लगाया जाए तो उसकी स्किन बर्न हो जाती है। तो इसलिए जेल लगाना बहुत ज़रूरी है। अगर स्किन के साथ डायरेक्ट अगर कॉन्टैक्ट होगा पैडल्स का तो वो स्किन को बर्न कर देगा, इसलिए हम दोनों पैडल्स पे जेल लगाते हैं और जेल से करंट पास होता है। ठीक है, तो एरिया रेडेंट भी हो सकता है और पेशेंट को पेन भी होती है, बहुत ज़्यादा पेन होती है शॉक के बाद, तो फिर पेशेंट को पैनाडोल दी जाती है कि पेन ना हो। अनफॉर्चुनेटली डिफिब्रिलेशन जो है वो डज नॉट ऑलवेज रिटर्न द पेशेंट हार्ट रिदम बैक टू द नॉर्मल। अनफॉर्चुनेटली ऐसा होता है कि डिफिब्रिलेटर हर बारी वापस नहीं लेके आता रेट रिदम को। ठीक है, नर्सिस का रोल इसके लिए क्या है? कीप द पेशेंट्स इन कंफर्टेबल पोजीशन एंड ऑब्टेन 12 लीड ईसीजी, कीप द पेशेंट्स 100% ऑक्सीजन बाय इनहेलेशन, अप्लाई इलेक्ट्रोड पेस्ट ऑन द डीसी पैडल। ठीक है, इसके लिए क्या है? पेशेंट को कंफर्टेबल पोजीशन में करना है, 12 लीड ईसीजी उसकी पहले ही ले लेंगे ताकि हमारे पास विटनेस हो, एविडेंस हो कि हमने क्यों पेशेंट को शॉक दिया है। ठीक है, अब आवाज़ आ रही है आपको? अब आवाज़ ठीक आ रही है? फिर पेशेंट को 100% और जो है वो ऑक्सीजन दी जाती है। फिर उसके बाद हम पेशेंट को इलेक्ट्रोड जो है वो लगा देते हैं, डीसी पैडल के इलेक्ट्रोड्स लगा देते हैं अगर हमारे पास जो है वो डिस्पोजेबल है तो। नहीं तो अगर हमने मैनुअल अगर देना है, मैनुअल पैडल यूज़ करने हैं तो उसके लिए हम फिर पैडल के ऊपर सिंपल जेल लगाते हैं। फिर उसके बाद रब इट और फिर उसके बाद अप्लाई द पेस्ट एट द पेशेंट्स चेस्ट in the second intercostal space at the right side of the breast line and the apex of the heart। हम इसके लिए क्या करते हैं, एक जो पैडल होता है वो स्टर्नम पे रखा जाता है और दूसरा जो है वो एपेक्स ऑफ द हार्ट पे रखा जाता है। टर्न ऑफ द ऑक्सीजन, जब हम पेशेंट को शॉक देते हैं तो ऑक्सीजन को स्टॉप कर देते हैं। एज अ स्पार्क फ्रॉम द पैडल कुड ब्लो द ऑक्सीजन ऑन फायर। तो जब अगर अगर इन केस अगर जो है वो स्पार्क हो जाता है पैडल में तो वो पूरी जगह पे आग लग सकती है क्योंकि ऑक्सीजन उसी वक्त ही आग खींचती है। बी श्योर टू से ऑल क्लियर, नो वन सडन टच द पेशेंट और द बेड ड्यूरिंग द कार्डियोवर्जन। जब आप पेशेंट को कार्डियोवर्ट कर रहे हो तो तब पेशेंट को या बेड को कोई टच ना कर रहा हो। जब आप शॉक दे रहे हो तो मैंने आपको तरीका बताया था डिफिब्रिलेटर यूज़ करने का। जब आप शॉक दे रहे हो तो कैसे देना है? आपने ऊंची आवाज़ में आपने लाउडली बोलना है, आई एम क्लियर, अपनी तरफ देख के, सामने देख के यू आर क्लियर, और साइड्स पे देख के कहना है ऑल क्लियर, और फिर उसके बाद आपने कहना है आई एम शॉकिंग एट 1 2 3, और फिर आपने शॉक दे देना, बटन दोनों इकट्ठे प्रेस कर देंगे। Check the rhythm on ECG monitor है, keep the patient in comfortable position and give 100% oxygen by inhalation। Report and record the procedure and clean the pedal area with the spirit swab। ठीक है, आपने रिपोर्ट करना प्रोसीजर को और क्लीन करना पैडल एरिया को स्पिरिट स्वैब के साथ। उसके बाद आपने डिफिब्रिलेटर को जो है वो कंटिन्यू इलेक्ट्रिकल चार्जिंग की तरफ रखना है। आईसीयू इक्विपमेंट की जब हम बात करते हैं तो उनकी मेंटेनेंस होना बहुत ज़रूरी है। तो आप अक्सर सोचते होंगे कि हमारी वार्ड में जो हेड नर्सेज होती हैं या हमारी जो सीनियर्स होती हैं वो क्या करती हैं सारा दिन, उनका क्या काम है?
तो वो असल में उनका ये काम होता है कि उन्होंने सारी चीज़ों को बैलेंस करना होता है, मेंटेनेंस का काम होता है उनका बहुत ज़्यादा। तो आपने जब आप गवर्नमेंट में होगे एज अ स्टूडेंट जब आप जा रहे होगे तो आपने देखा होगा कि मेंटेनेंस की एक बुक होती है या ब्रेकेज बुक होती है जिसके ऊपर हर वक्त सीनियर जो है वो काम कर रही होती है, मेंटेनेंस वाले बार बार आ रहे होते हैं। उसका बेसिकली उसमें होता ये है कि जब एक चीज़ आ गई है तो उसको मेंटेन रखना बहुत ज़रूरी है। जैसे कि आईसीयू इक्विपमेंट जो है वो इज़ यूज कंटिन्यूसली ऑन critically ill patient, it is essential that equipment be properly maintained, क्योंकि critically ill patient पे यूज़ होते हैं तो उनका properly maintain होना बहुत ज़रूरी है, particularly devices that are used for life support and resuscitation। खासतौर पे वो वाली डिवाइसेस जो कि यूज़ की जाती हैं लाइफ सपोर्ट के लिए और रिससिटेशन के लिए। ठीक है। स्टाफ जो आईसीयू में होता है शुड परफॉर्म डेली चेक्स ऑन इक्विपमेंट्स एंड इन्फॉर्म बायोमेडिकल इंजीनियरिंग स्टाफ व्हेन इक्विपमेंट नीड्स मेंटेनेंस रिपेयर और रिप्लेसमेंट। ठीक है। स्टाफ जो आईसीयू में होता है, ठीक है, उसको डेली चेक्स करना उसका उसका काम है कि वो डेली चेक करे तमाम इक्विपमेंट्स को, और बायोमेडिकल वाले जो होते हैं उनको इन्फॉर्म करे, बायोमेडिकल इंजीनियर्स को, और इक्विपमेंट्स को मेंटेन रखे, रिपेयर करे और रिप्लेस करवाता रहे। ये क्या है, ये आईसीयू के सीनियर स्टाफ की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ठीक है। फॉर मैकेनिकल कॉम्प्लेक्स डिवाइसेस सर्विस एंड प्रिवेंटिव maintenance contacts are available from the manufacturer and third party servicing companies should be kept current at all times। अब इसमें क्या है कि जो स्टाफ है उसका काम है कि अपना होना बेसिकली ये चाहिए, होता ये है कि एक जो है कम्युनिकेशन रजिस्टर बनाया जाता है जिसके अंदर बायोमेडिकल के जितने भी इक्विपमेंट्स हैं उनका रिकॉर्ड रखा जाता है। प्लस अगर कोई भी इक्विपमेंट प्रॉपरली काम नहीं कर रहा तो उसके लिए कॉल भेजी जाती है और उन्हें बुलाया जाता है। जो इंजीनियर्स हैं या स्टाफ है वो आता है और कॉल के ऊपर साइन करता है कि मैं आया हूँ और मैंने कॉल अटेंड की है, रजिस्टर के ऊपर साइन करता है। और जो भी इक्विपमेंट ख़राब है, सपोज ईसीजी मशीन ख़राब है, नहीं सही चल रही, तो वो कहता है इसकी कैलिब्रेशन होने वाली, मैं मशीन लेके जा रहा हूँ। तो उसके लिए वो साइन करेगा कि मैं मशीन को यहाँ से मूव कर रहा हूँ, प्लस वो क्या करेगा कि अपना साइन करके नाम लिख के और फिर वो लेके जाएगा ताकि हमें पता हो कि हमने इस मॉडल नंबर की और ये सीधी मशीन हमने जो है वो फलाने बंदे के हाथ जो है रिपेयर करने के लिए एरिया में भेजी है। तो इससे हमारे इक्विपमेंट्स हमारे पास रिकॉर्ड में भी रहते हैं और हम कम्युनिकेशन भी रखते हैं। और ये मॉर्निंग में हुआ, इवनिंग और नाइट में ये मसला ना हो कि सीधी मशीन गुम हो गई है, तो हम प्रॉपरली उसका एक रिकॉर्ड रखते हैं और एविडेंस रखते हैं। इसके अलावा जो जितने भी मैकेनिकल कॉम्प्लेक्स डिवाइसेस हैं, जितनी भी जैसे कि कार्डिक मॉनिटर है और बायोपैप है या वो है इन्फियन पम्प्स हैं या वेंटिलेटर्स हैं, जितनी भी डिवाइसेस हैं इनकी सर्विस और जो प्रिवेंटिव मेंटेनेंस होती है ये इनके कॉन्ट्रैक्ट्स जो हैं वो अवेलेबल होते हैं। कहाँ किनके साथ हमने कॉन्ट्रैक्ट किए होते हैं, मैन्युफैक्चरर के साथ या थर्ड पार्टी सर्विसिंग कंपनी के साथ। यानी कि अगर जैसे सर्वो का हम वेंटिलेटर यूज़ कर रहे हैं तो सर्वो वालों ने कहा कि हमारा कॉन्ट्रैक्ट हुआ है उनके साथ, अली ट्रेडर्स के साथ या किसी भी हमारी कंपनी के साथ हमारा कॉन्ट्रैक्ट है, और जब भी आपको कोई भी इसका प्रॉब्लम आएगा तो हमारी जो थर्ड पार्टी सर्विसिंग है वो आएंगे और वो आके इसकी कैलिब्रेशन करके जाएंगे, इसको ठीक करके जाएंगे, आपने टेंशन नहीं लेनी। ठीक है। तो इसके लिए जो जो मेन बंदे होते हैं वो आते हैं, प्रोवाइडर्स जितने भी हैं वो आके कैलिब्रेशन करते हैं, साल का 2 साल का कॉन्ट्रैक्ट होता है। ठीक है। एंड शुड बी केप्ट करंट एट ऑल टाइम्स, और जितने भी
हाँ जी। इसके अलावा हेल्थ केयर टीम का रोल क्या होता है इसके अंदर? हेल्थ केयर टीम जो है वो ये करती है कि इक्विपमेंट जो आईसीयू के अंदर होते हैं, टीम जो स्पेशलाइज होती है वो इसके लिए वो ये यूज़ कर सकती है सिर्फ। और जो हमारी जो स्पेशलाइज टीम है वो, जैसे कि अब आईसीयू में आप स्पेशलाइज कर रहे हो तो आपको हर इक्विपमेंट का पता है, उसके यूज़ का पता है, तो आप उसे प्रॉपरली यूज़ कर सकते हो, ठीक है। तो इसी तरह हमारी जो नर्सिज हैं वो उन्हें वेल ट्रेंड किया जाता है ताकि वो अच्छा परफॉर्म कर सकें। और इसके अलावा द टीम usually comprises a critical care attending physician, also called intensivist इन्हें बोला जाता है। क्रिटिकल केयर नर्सिस और इन्फेक्शियस डिजीजेस टीम होती है, ठीक है। तो ये क्या है? ये क्रिटिकल केयर रेस्पिरेटरी थेरेपिस्ट है, फार्माकोलॉजिस्ट है और फिजिकल थेरेपिस्ट और डाइटिशियन जो हैं वो इन तमाम इंस्ट्रूमेंट्स को यूज़ कर सकते हैं। ये हमारी हेल्थ केयर टीम का पार्ट है। रेडियोलॉजिस्ट टेक्नोलॉजिस्ट परफॉर्म मोबाइल एक्सरे हम करवाते हैं। जो एग्जामिनेशन के लिए बेड साइड रेडियोग्राफी होती है, आज नर्सिस और क्लिनिकल लेबॉर्ट्री का पर्सनल जो है वो परफॉर्म करते हैं। पॉइंट ऑफ केयर ब्लड एनालिसिस देते हैं। दूसरा, इक्विपमेंट जो आईसीयू के अंदर यूज़ किए जाते हैं उन्हें मेंटेन करना, रिपेयर करना हॉस्पिटल बायोमेडिकल इंजीनियर स्टाफ और अदर इक्विपमेंट्स मैन्युफैक्चरर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ों के लिए केयरफुली रहना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो क्या है, अब आप जैसे आईसीयू में ड्यूटी करते हुए या आपकी वार्ड है जो भी, उसके अंदर आपने देखा होगा कि आपके पास अगर डेली एक पेशेंट का एक्सरे होना है या 2 पेशेंट्स के होने हैं, जितनों को चेस्ट ट्यूब डली हुई है उनके एक्सरे होते हैं, ईसीजी होती है, तो आपको पता है कि रोज़ सुबह में जो है ना वो रेडियोलॉजिस्ट आ जाते हैं और वो सुबह-सुबह आके एक्सरे करते हैं। तो सुबह 5 बजे से शुरू करते हैं एक्सरे करना और वो 7 बजे तक उन्होंने सारे एक्सरे कंप्लीट करके और फ़िल्म दे के जानी होती है। और हमने ओवर में नाइट में हमने एक्सरे मँगवा के ईसीजी करके लैब मँगवा के सुबह हैंडओवर करनी होती है, ठीक है। तो ये क्या है, हमारी जितनी भी टीम है वो रेडी रहती है। जैसे फिजियोथेरेपिस्ट है, उसने सुबह-सुबह फिजियो करवा के पेशेंट को कफ-शफ करवा के नेबुलाइज़ करवा के रेडी रखना है। रेस्पिरेटरी थेरेपिस्ट है, उसने पेशेंट को नेबुलाइज़ करवाना है, पेशेंट की चेस्ट क्लियर रखनी है, एबीजी उसके हाथ में होनी चाहिए, जब राउंड हो तो सारी चीज़ें रेडी हों। फार्माकोलॉजिस्ट ने मेडिसिन जो है वो सारी देखनी है, प्रॉपर्ली एडवाइस हो रही है, यानी किसी की डोज़ ज़्यादा तो नहीं है। इसी तरह क्रिटिकल केयर टीम है, रेस्पिरेटरी थेरेपिस्ट है, इन सबका पता होना चाहिए, ठीक है। इन्फेक्शियस डिजीज़ की जितनी भी टीम है इन सबका पता होना चाहिए, ठीक है। तो ये क्या है, ये सब के सब हमारी हेल्थ केयर टीम है और इनका हमारे हॉस्पिटल के अंदर हमारी जो टीम होती है उसके अंदर बड़ा मेन रोल होता है। हाँ जी, कोई क्वेश्चन है? हाँ जी इफ्रा, आप लोगों ने टेस्ट दे दिए? मैंने टेस्ट आप लोगों को दिया हुआ था। कितने लोगों ने टेस्ट कर लिया? जी। कितने लोगों ने टेस्ट कर लिया? क्यों नहीं किया? सादिया सहर, टेस्ट क्यों नहीं किया अभी तक? जी रोनाल्ड, रोनाल्ड तो कर ही नहीं सकता टेस्ट, रोनाल्ड का तो मुझे पता। ठीक है। टेस्ट बहुत 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 इम्पोर्टेंट है, ध्यान से करो, कोई मिस्टेक नहीं करना, केयरफुली उसको देखो, ठीक है। और बाकी लोग, रोनाल्ड ने अभी तक ज्वाइन नहीं किया होगा गूगल क्लास को, है रोनाल्ड? ज्वाइन किया है कि नहीं अभी भी? हाँ जी। और मैंने मैसेज किया था सबको, आपने ग्रुप में मैसेज किया था इकरा? ग्रुप में सबको बताया टेस्ट के लिए? चलो शुक्र है। रोनाल्ड आज मिठाई बांटोगे? मिठाई बांटो, हमें भी खिलाओ।
चलो ठीक है, अच्छा है, ये वाला टेस्ट भी करो और सही सही ध्यान से करो, ठीक है। और टेस्ट ट्राई करके तो फिर मुझे बताओ, ठीक है। और टेस्ट की जिसको जो प्रॉब्लम आती है वो स्क्रीनशॉट लेके आज वाले टेस्ट की जो मैंने अपलोड किया तो मेरे साथ वो डिस्कस कर ले ताकि मैं उसका आंसर बताऊं, ठीक है। इस लेक्चर में समझ आइए सबको। सहर, सिद्रा, सादिया, हबीबा, कहाँ है सब लोग? नीलम, नीलम, जूलियस, सब लोगों ने क्लास क्यों नहीं ज्वाइन की? सैटरडे और वेडनेसडे में हॉस्पिटल में होता हूँ इसलिए लेट करूँगा। मतलब क्लास में होते हो तो क्या मतलब है? हॉस्पिटल में होते हो तो इसका क्या मतलब है? हम्म। फॉर मदर डायलिसिस, ठीक है। चलो ठीक है, लेकिन आप आज अपलोड किया है ना, तो आपके पास आज का टाइम है। आज वेडनेसडे है कि थर्सडे? आज वेडनेसडे है। थोड़ा सा टाइम लगना उसमें कौन सा है, चलो सुबह कल कर लेना, लेकिन जितना जल्दी करो उतना अच्छा। टाइम वेस्ट ना करो, फिर मैंने अगला टेस्ट अपलोड करना है, ठीक है। और वैसे भी डेज अब थोड़े रह गए हैं। मैं आज गूगल पे अकाउंट बना लूँगी, गूगल उस पे, सॉरी जूम पे, तो फिर हम उसकी भी एक दो दफ़ा प्रैक्टिस कर लेंगे ताकि आपका जो है वो इंटरव्यू भी, आपका जो वाइवा है वो भी अच्छे से हो जाए, ठीक है। हाँ जी, कोई क्वेश्चन है? चलो आप लोग ये रिवाइज कर लो, ठीक है। रिवाइज कर लो फिर मुझे बताओ। सिद्रा का मैसेज नहीं आया मुझे, सिद्रा नहीं लग रहा है आज के लेक्चर में। हाँ जी सिद्रा, सिद्रा ऑनलाइन नहीं है आज? अच्छा, सिद्रा प्रेजेंट है, ठीक है। एग्जाम की तैयारी कैसी चल रही है आप लोगों की?
आप लोगों की मेडिकल आप लोगों की तरफ जो है वो बायोमेडिकल वाले आते हैं इंजीनियर? आप लोग जहाँ जहाँ भी जॉब करते हो वहाँ पे बायोमेडिकल इंजीनियर्स आते हैं? हाँ जी। नहीं आते? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता सिब्रा। ऐसा नहीं पॉसिबल कि आपके हॉस्पिटल में ना हो, ये वर्ल्ड वाइड ये चलता है, सारे इक्विपमेंट्स वही हैं जो हर जगह यूज़ होते हैं। रुबना, आप कौन से हॉस्पिटल में होती हो? कहाँ होती हो रुबना आप? किस हॉस्पिटल में हो? सर्विसेज में? सर्विसेज तो इतने बड़े लेवल पे है, बहुत वास्ट हॉस्पिटल है। मैं नहीं मानती कि वहाँ पे कुछ ऐसा होगा कि ना होता हो। हबीबा और आसमा क्यों एब्सेंट है? जूलियस भी एब्सेंट है। नीलम नीलम ने रिप्लाई किया मुझे। हाँ, नीलम है, रोनल्ड है, सादिया, सहर, सिद्रा। आसमा को, हबीबा को और जूलियस को कहो कि अपनी खैर मनाएं। आप लोग जो इतना एब्सेंट हो रहे हो ना, ये कोई अच्छी बात नहीं है। पेपर में फेल होना चाहते हैं? अच्छा, मुझे बड़ी हैरत की बात है। सही। अच्छा, क्या हुआ उसको? क्या हुआ उसको? उनको क्या हो गया? उन्हें कहना था मेंटल में ले जाएं। कोई हेल्प चाहिए हो तो उन्हें कहें कि मुझे कांटेक्ट कर लें, मैं वहाँ पे बात कर लूँगी। हबीबा से बात करना, ठीक है? उसको कहना कि कोई हेल्प चाहिए हो तो मुझे बता दे। ठीक है, ठीक है। तो बाकी सब ठीक है? कोई मसला तो नहीं? समझ आ गई सबको ठीक से लेक्चर की? एग्ज़ाम के लिए हमने जितने भी वो रखे हैं, टॉपिक्स रखे हैं, उनमें से मैक्सिमम हम अभी तक कवर कर चुके हैं। जो एक दो हैं वो भी जल्दी हो जाएंगे, फिर आप पेपर में अच्छे से अटैम्प्ट दे सकते हो। ठीक है? तो मेरी कोशिश है कि मैं इस फ्राइडे तक सारा हमारा सिलेबस ख़त्म करवा दूँ, ताकि सैटरडे संडे को आप फुल एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर हो। ठीक है? रोनल्ड, आप जूलियस से कांटेक्ट करो और उसको बोलो कि क्लास में थोड़ा सा सीरियस बिहेव करे। उसका क्या मसला है? वो क्यों नहीं आ रहा? उसने कोई भी रिवीजन नहीं की अभी तक। उसको क्या प्रॉब्लम है?
मेरा टाइम हो गया पूरा, वो फिर मेरा आपका टाइम आ जाएगा मेरे में, तो फिर मसला होगा, वो कट जाएगा फिर अगर मैं काटूंगी तो फिर आप नहीं कर सकेंगे। चलें ओके, फिर खुदा हाफिज, आप लोग अपना पढ़ो, प्रिपरेशन करो। सर फैसल की क्लास है, वो आए हुए हैं, रेडी हैं, आपने क्लास को लेफ्ट नहीं करना। अगर कोई भी अगर क्लास लेफ्ट करता है तो उसको पनिश किया जाएगा, इसलिए सब लोग